हम शुरुआत करते हैं। मेरा नाम मोहिनी गुप्ता है एंड मैं मनोमाया होलिस्टिक मेंटल हेल्थ सेंटर जयपुर में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। ठीक है। जो कोरोना है, जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लेके लोगों को अवेयर कर रही है कि मेंटल डिसऑर्डर क्या होते हैं, कैसे हम इन चीज़ों से अवेयर हो सकते हैं, इसके लिए मैं कोरोना को अप्रिशिएट करती हूँ कि वो बहुत सराहनीय वर्क कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको मोटिवेट करती हूँ। आज से पहले जितने भी एपिसोड्स हुए हैं जिनमें डिफरेंट अप्रोचेस को लेके डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने काफ़ी नई चीज़ें बताई हैं, आई एम श्योर वो काफ़ी आपके लिए नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक है मूड डिसऑर्डर, जिस पे हम पहले चर्चा करेंगे कि मूड डिसऑर्डर क्या होते हैं एंड उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनका कॉजिंग फैक्टर क्या है जिसकी वजह से ये बीमारी डेवलप होती है, और ट्रीटमेंट क्या रहता है। तो हम शुरुआत करते हैं मूड डिसऑर्डर से। मूड डिसऑर्डर क्या होता है? जैसा कि मूड डिसऑर्डर नाम है, मूड डिसऑर्डर यानी कि आपके मूड में एक तरीके से उतार और चढ़ाव होना। ठीक है। और उसी के बेसिस पे मूड डिसऑर्डर को आगे सब डिसऑर्डर में डिफ़ाइन किया गया है। मूड डिसऑर्डर एक तरीके से बहुत एम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर 6 डिसऑर्डर हैं। मैं एक डिसऑर्डर पे आज बात करूँगी, आपको उसके बारे में बताऊँगी कि मूड डिसऑर्डर का जो डिसऑर्डर है वो क्या होता है। जिस डिसऑर्डर पे मैं बात करने वाली हूँ वो कॉमन बीमारी है जिसको आम लोग, सभी लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं और काफ़ी लोगों ने उसके बारे में सुना भी है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि उस बीमारी को कई बार लोग मिसडायग्नोस भी कर लेते हैं। तो जिस बीमारी पे मैं बात करने वाली हूँ वह है डिप्रेशन। डिप्रेशन पे हम आगे चर्चा करते हैं। डिप्रेशन एक तरीके से साइकेट्री में कॉमन कोल्ड के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमें सर्दी खांसी जुकाम होती है, बीपी होता है, थायराइड होता है, वैसे भी डिप्रेशन एक तरह की आम बीमारी हो गई है जो कि ऑलमोस्ट ऑल एजेस में, सारी एजेस में ये डिप्रेशन की बीमारी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सारे एज के लोग जो हैं वो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। तो हम आगे चर्चा करते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। जैसे मैंने बताया कि मूड डिसऑर्डर में हम बेसिकली बात करते हैं कि मूड किस तरह का है। जैसे कि मूड में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, जैसे कि मूड में उतार और चढ़ाव आना। तो मूड में अगर आपके उतार है यानी कि वो लो फील कर रहा है, वो डाउन फील कर रहा है, तो वो एक तरीके से डिप्रेशन की ओर जा रहा है। और अगर मूड थोड़ा सा एक्साइटेड है, हाई की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब कि वो एक मेनिया की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो डिप्रेशन एक तरीके से हमारे मूड में जब एक लो मूड, हमारे मूड में जब एक लोनेस आ जाती है, एक सैडनेस आ जाती है, एक डाउन आ जाता है, तो वो एक कह सकते हैं कि डिप्रेशन की ओर जा रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान का अगर आज लो मूड है तो वो उसको डिप्रेशन ही है। तो हमें ये देखना होगा, पहले ये समझना होगा कि वो डिप्रेशन से सफ़र सच में कर रहा है या फिर उसका मूड थोड़े टाइम के लिए ही लो है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सामने वाले पर्सन को डिप्रेशन है या फिर सिर्फ एक उसका जो मूड है वो सैड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मेरी किसी से किसी बात पे लड़ाई हो गई, उसने मुझे कुछ बोल दिया, तो मेरा दिमाग उस बात को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया और मेरा मूड जो है वो थोड़ा सा उदास हो गया। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं डिप्रेशन में हूँ। हो सकता है थोड़ी से टाइम के बाद मेरा मूड जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। लेकिन अगर इस तरह के सिम्टम्स यानी कि जो लो मूड है अगर वो लॉन्ग टर्म तक रहता है तो वो एक डिप्रेशन के क्राइटेरिया में हो सकता है कि वो जाना शुरू हो जाए। तो बेसिकली डिप्रेशन को हम आइडेंटिफाई करने के लिए 3 तरह के इसके सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हमें पहचानना ज़रूरी है। जिसमें पहला सिम्टम्स है कि डिप्रेशन के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सैडनेस महसूस होती है, बहुत ज़्यादा वो लो फील करता है, हमेशा मन उदास रहेगा, कुछ अच्छा भी हो रहा होगा तो भी हमेशा उसको उदासी सी महसूस होगी। दूसरा इसमें ये रहता है कि जो भी एक्टिविटीज़, जो भी प्लेजेबल एक्टिविटीज़ या जो भी वर्किंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें डिप्रेशन पेशेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है
और एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि वो अपनी हर एक्टिविटी से बिल्कुल अपने आप को आइसोलेटेड करना शुरू कर देते हैं। तो दूसरा हो गया एक तरीके से कि हर एक्टिविटी में, प्लेजर एक्टिविटी हो या फिर इंजॉयबल एक्टिविटी हो या फिर वर्क एक्टिविटी हो, उसमें अपना इंटरेस्ट कम करना शुरू कर देना। तीसरा इसमें सिम्टम्स आता है डिप्रेशन में कि थोड़ा सा ही काम किया है, थोड़ा सा ही फिज़िकल एक्टिविटी की है, फिर भी इनका शरीर हमेशा थका हुआ महसूस करता है। हमेशा इनको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा लेथार्जिकनेस महसूस हो रही है, शरीर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, शरीर में अंदर से ताकत ही नहीं है कुछ भी करने की। हालांकि वो इतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी उनको अपने शरीर में हमेशा लेथार्जिकनेस, हमेशा थका थका सा अपने आप को महसूस करते हैं। तो जो मैंने आपको ये सिम्टम्स बताए हैं, ये 3 सिम्टम्स एक प्राइमरी सिम्टम्स हैं जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि उस पेशेंट को डिप्रेशन है। लेकिन उस डिप्रेशन को हमें आइडेंटिफाई करने के लिए और भी चीज़ें हैं जो हमें समझनी ज़रूरी हैं। जैसे कि ये तीनों सिम्टम्स के अलावा और भी सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं जिनका देखा गया है कि पेशेंट्स उन सिम्टम्स से भी सर्वाइव करते हैं, जो कि कॉमन सिम्टम्स कहे जाते हैं, जो कि कई बार हम लोग भी फील कर लेते हैं। जैसे कि डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनको उनकी स्लीप डिस्टर्ब होने लग जाती है, नींद नहीं आएगी प्रॉपर, लेट सोना शुरू होता है या फिर सुबह लेट तक जागते हैं, जल्दी उठ जाते हैं तो अपने अंदर एक हैप्पीनेस फील नहीं करते हैं, फ्रेश फील नहीं करते हैं, भूख में उतार चढ़ाव हो जाते हैं, भूख नहीं लगती, मन नहीं करता कुछ खाने का। कई बार डिप्रेशन के पेशेंट्स में यह भी देखा गया है कि उनका जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है। जैसे कि ऑफिस में परफॉर्मेंस प्रॉब्लम होने लग जाती है, काम में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं दे पाते हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जो किया वो सही है कि नहीं है। कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन के पेशेंट्स में ये देखा गया कि कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी लूज़ होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, अपने ऊपर शक करने लग जाते हैं कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मुझसे होगा या नहीं होगा। इसके साथ साथ डिप्रेशन के पेशेंट्स में एक ये तरह का देखा गया कि वो उनमें गिल्ट बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, अपने आप को हमेशा गिल्ट में महसूस करने लगते हैं कि शायद मेरी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, मेरी वजह से इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं। और एक नेगेटिव पेसिमिस्टिक उनकी विचारधारा बन जाती है अपने फ्यूचर को लेके, होप नज़र नहीं आती है उनको। डिप्रेशन के पेशेंट्स में ये मेन होता है कि उनको फ्यूचर के लिए एक होप नज़र नहीं आती है कि आगे कुछ हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। उनको ऐसे लगता है कि उनका जीवन जो है वो बिल्कुल व्यर्थ हो गया है, हमेशा एक निराशावादी सोच डेवलप रहती है। इसके साथ साथ जो एक सीवियर जो एक सिम्टम्स देखा गया है डिप्रेशन के मरीज़ में, वो देखा गया है कि कई बार उनके अंदर आत्महत्या करने के विचार आने लग जाते हैं, कई बार खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आने लग जाते हैं, और कई बार ये आत्महत्या कर भी लेते हैं अगर डिप्रेशन बहुत सीवियर लेवल का होता है तो। जैसे सुसाइड के ऊपर कल एक एक्सपर्ट ने बात की थी कि बहुत सेंसिटिव है, उसी तरीके से सुसाइड का एक मेन कॉज डिप्रेशन भी है। अगर लॉन्ग टर्म डिप्रेशन रहता है, अनट्रीटेबल रहता है, तो कई बार पेशेंट सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि डिप्रेशन के पेशेंट्स में देखे गए हैं। तो ये सारे सिम्टम्स अगर कंटिन्यूसली 15 दिन तक रहते हैं, यानी कि 2 वीक्स तक रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को क्लिनिकली डिप्रेशन है और उसको ट्रीटमेंट की नीड है। हर किसी को हम डिप्रेशन नहीं बोल सकते। अगर किसी का मन उदास है थोड़े टाइम के लिए, या घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, किसी की डेथ हुई है, तो थोड़े टाइम के लिए अगर वो उदास है, स्ट्रेस है, तो हम उसको डिप्रेशन नहीं कह सकते। हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा, ये समझना होगा कि उस सिचुएशन का उस पर इफ़ेक्ट अगर लॉन्ग टर्म तक है और इस तरह के सारे सिम्टम्स हैं उसके अंदर, तो हम उसको क्लिनिकली डिप्रेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बात ये आती है कि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए वो सारे पेशेंट्स के अंदर हों। कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, कुछ सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं। तो कुछ क्राइटेरिया होता है जिनके आधार पर हम ये फुलफ़िल होता है तो हम उनको डिप्रेशन कहते हैं। अब डिप्रेशन के अंदर लेवल्स भी आते हैं कि एक माइल्ड लेवल का है डिप्रेशन, या मॉडरेट लेवल का है, या फिर सीवियर लेवल का है। तो हम उसमें सिम्टम्स के बेसिस पे और ड्यूरेशन जो मैंने आपको बताया कि कम से कम 15 डेज़ या फिर 2 वीक्स
वो सिम्टम्स उसको सफ़र होने चाहिए, वो सिम्टम्स से वो इंसान सफ़र करता हुआ होना चाहिए, तो हम उसको क्लिनिकल डिप्रेशन बोलेंगे। अच्छा, कई बार इसमें ये देखा गया है कि अगर सिम्टम्स की इंटेंसिटी बहुत हाई है तो भी हम उसको बिफोर 15 डेज़ हम उसको क्लिनिकल डिप्रेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, और मैंने आपको ये बताया कि हम उनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं नॉर्मल सैडनेस से और एक क्लिनिकल डिप्रेशन से। ठीक है, अगर हम देखें डिप्रेशन, तो मोस्टली डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू WHO फीमेल्स को डिप्रेशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेल्स। एंड अगर मैं WHO की बात करूं तो WHO के अकॉर्डिंग करंटली ऑल ओवर वर्ल्ड में मोर देन 264 मिलियन, सॉरी पुअर नेटवर्क कनेक्शन, तो मैं यहाँ ये बोलना चाह रही थी, अगर हम डिप्रेशन को नॉर्मल लेते हैं या उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो कई बार क्या होता है कि अनट्रीटेबल प्रॉब्लम की वजह से, अनट्रीट होने की वजह से ये जो डिप्रेशन की बीमारी है वो आगे जाके एक बड़ी बीमारी में भी चेंज हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, जिसको फिर हमें डील करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो जितना हो उतना अवेयर रहना ज़रूरी है, आसपास इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अब हम आगे बात करते हैं कि डिप्रेशन की जो बीमारी है, जो एक मानसिक बीमारी है, इसके पीछे फैक्टर्स क्या रहते हैं, क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जितनी भी मानसिक बीमारियाँ होती हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं एक स्ट्रेसफुल कॉज रहता है, किसी भी तरह का स्ट्रेसफुल कॉज रहता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीमारियाँ, मानसिक बीमारियाँ डेवलप हो जाती हैं। तो हम बात करते हैं डिप्रेशन के कॉजेज़ की, जिसमें 3 तरह के मेन कॉज होते हैं, जैसा कि पहले भी बताया है। बायोलॉजिकल कॉज होता है, साइकोलॉजिकल कॉज होता है और एक सोशल कॉज होता है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो रिसर्च ये बोलती है कि हमारे माइंड में जितने भी केमिकल्स हैं उन केमिकल्स के उतार चढ़ाव की वजह से हमें डिप्रेशन की बीमारी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेरोटोनिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारे ब्रेन में, जिसकी कई बार कमी की वजह से देखा गया है कि पीपल आर सफरिंग विद द डिप्रेशन। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर खान पीन में, न्यूट्रिशन में, विटामिन्स की कमी की वजह से भी ये बीमारी डेवलप हो जाती है। कई बार हेरिडिटी भी होती है कि अगर फैमिली में किसी को पहले रहा है तो कई बार ये होता है कि वो आगे की जनरेशन को भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये हो गया हमारा एक तरह का बायोलॉजिकल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारी को बनाने में। सेकंड होता है हमारा साइकोलॉजिकल कॉज, यानी कि साइकोलॉजी, यानी कि हमारे माइंड के अंदर, हमारे मन के अंदर हमारी सोच कैसी चल रही है, हमारे विचार किस तरह के चल रहे हैं। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई हमारे सामने, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी की जॉब है और अचानक से जॉब छूट गई, तो वो उस इंसान के लिए अगर स्ट्रेसफुल है तो वो उस स्ट्रेस को के साथ डील किस तरीके से कर रहा है, उस प्रॉब्लम को फेस कैसे कर रहा है, उसके साथ उसका कोपिंग कैसा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन से प्रॉपर डील नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्लोली क्या होता है, उनके अंदर डिप्रेशन की बीमारी या किसी और तरह की बीमारी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो साइकोलॉजी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। आपकी सोच, आपकी चीज़ों को लेने का तरीका कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, आपकी सोच कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि जिन लोगों की सोच इनिशियली स्टार्टिंग से ही एक पेसिमिस्टिक होती है, एक नेगेटिव एटीट्यूड की होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से तो गड़बड़ ही होगी, तो जिन लोगों की सोच इस तरह की होती है उन लोगों के साथ डिप्रेशन की बीमारी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद हमारा आता है सोशल फैक्टर, यानी कि हमारे आसपास का माहौल किस तरह का है, आसपास का इन्वायरमेंट किस तरह का है। तो ऐसा देखा गया है कि अगर हमारे आसपास यानी चारों ओर का अगर माहौल स्ट्रेसफुल है, लड़ाई झगड़ा होता है और आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इश्यूज़ क्रिएट होते रहते हैं, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों के अंदर, वहाँ पे रहने वाले इंसान के अंदर डिप्रेशन की बीमारी, एंजाइटी की बीमारी डेवलप होना धीरे धीरे करके शुरू कर देती है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं
डिप्रेशन की बीमारी को डेवलप होने में या जन्म लेने में। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट, कि हम किस तरीके से डिप्रेशन की बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है, किस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है। फर्स्ट थिंग हमें ये समझनी है कि डिप्रेशन की जो बीमारी है उसको ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम प्रॉपर अवेयर नहीं रहेंगे, जैसा मैंने पहले बताया, तो ये बीमारी आगे चल के फैमिली के लिए, उस पर्सन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बड़ी बीमारी बना सकती है और आगे जाके ये बर्डन भी कर सकती है। तो इसको दिखाने में, इसको ट्रीट करने में बिल्कुल भी शर्म मत करिए। ठीक है, अब हम मैनेजमेंट पे डिस्कस करते हैं कि सपोज़ मेरे को डिप्रेशन है, तो मैं इसके लिए ट्रीटमेंट क्या क्या ले सकती हूँ, क्या क्या ट्रीटमेंट हमारे लिए हमारे पास अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है मेडिकेशन, कि हमें मेडिकेशन लेना है। डिप्रेशन की बीमारी के लिए मेडिकेशन ले सकते हैं। काफ़ी तरह की मेडिसिन होती है जिसके लिए हम साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, उनको अपनी बीमारी बता सकते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग सीवियरिटी के बेसिस पे आपको मेडिसिन प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे अच्छा रिज़ल्ट भी आता है। काफ़ी लोगों की बीमारी उससे ठीक भी होती है। तो फर्स्ट हो गया हमारा मेडिकेशन, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। सेकंड, अगर हम बात करें कि भाई मेडिसिन के अलावा और ऐसा क्या है जिसके लिए हम ट्रीटमेंट के ज़रिए हम अपने डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं, तो इसमें आता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी यानी कि एक तरह की इसमें बहुत सारी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं जिनके ज़रिए हम जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनके साथ उनके नेगेटिव इमोशंस पे, उनके थॉट लेवल पे जो उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जो उनको स्ट्रेस से डील करना नहीं आ रहा है, ठीक है, जो उनको दिमाग में हमेशा एक नेगेटिव सोच चलती रहती है, जो उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है, उन चीज़ों पे साइकोथेरेपी के ज़रिए हम डील करते हैं ताकि हम उनके इमोशन, नेगेटिव इमोशन को, उनके नेगेटिव सोच को टेक्निक्स के ज़रिए ओवरकम कर सकें। उनको ये सिखा सकें कि आपको स्ट्रेस सिचुएशंस में किस तरीके से अपने आप को बीमार होने से बचाना है और कैसे आपको आगे ग्रोथ करनी है, कैसे आपको अपनी लाइफ को पॉजिटिव लेके आगे चलना है और डिप्रेशन की बीमारी को कैसे आप कम कर सकते हो। तो इसके लिए रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई हैं जिनका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। जिस तरह जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, इंटरपर्सनल थेरेपी होती है, अब बहुत तरह की नई थेरेपी आ गई है, एक्सप्रेसिव थेरेपी। तो इनके ज़रिए हम डिप्रेशन जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या हम कर सकते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जैसे कि नाम से ही है कि इसमें हम डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनके थॉट्स पे, यानी कि उनके विचार किस तरह के चल रहे हैं, उनके बिहेवियर कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्रेशन जैसे पेशेंट है, उनका मन नहीं करता कुछ भी करने का, तो वो क्या करते हैं कि मन नहीं करता है तो वो कुछ भी नहीं करते हैं, अपने आप को आइसोलेटेड कर देते हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है कि डिप्रेशन की जो बीमारी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नेगेटिव इमोशन हमेशा उनको सैडनेस, रोना आना, अपने ऊपर गिल्ट रहना, तो ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम उनके नेगेटिव इमोशन को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम डायरी लिखने को आप डायरी लिखना शुरू कर सकते हो। जितना हो उतना फिज़िकल एक्टिविटी में इंगेज रहना होता है, जिससे कि क्या होता है डिप्रेशन के अंदर कि डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिटार्डेशन आ जाता है मोटर एक्टिविटीज़ में। उनका चलने में भी आपको पता चलेगा कि बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम उनको बोलते हैं कि आप जितना हो अपने आप को बिज़ी रखो, जितना हो उतना अपने आप के फ़िज़िकल एक्टिविटी में बिज़ी रखो। उससे क्या होता है कि इंसान का जो फिज़िकल एक्टिविटी का जो एक कम हो गया है लेवल, वो इंक्रीज़ होता है। और उसमें ये भी देखा गया है कि हम इसके अंदर ये भी शामिल करते हैं कि जो जो चीज़ें आपको करना पसंद है आप वो चीज़ें करना शुरू करिए। तो डिप्रेशन के पेशेंट्स को फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो उससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है,
और उसको अपने अंदर ये एहसास होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। फिज़िकल एक्टिविटी उसकी इंक्रीज़ होती है, एक्सरसाइज के ज़रिए वो अपने आप को रिलैक्स और हैप्पी रख सकते हैं। जब हम ये बिहेवियर एक्टिवेशन उनका करा देते हैं, फिर हम उनके थॉट लेवल पे काम करते हैं कि उनके विचार किस तरह के हैं, उनके विचारों में नेगेटिविस्टिक जो चल रहा है, जो उनका सोच निराशावादी चल रही है कि भाई मेरे से नहीं होगा, ऐसा क्यों हुआ। या डिप्रेशन के पेशेंट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि वो पुरानी मिस्टेक्स को, पुरानी घटनाओं को याद करते रहते हैं। उनके दिमाग में वो रिकॉल होता रहता है पुरानी चीज़ों को कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कई बार इन घटनाओं को बार बार रिकॉल करते हुए उनके अंदर गिल्ट डेवलप हो जाता है शुरू। तो हम उनके इस थॉट लेवल पे काम करते हैं कि आप अपने आप को इन पुरानी घटनाओं से, यानी कि पास्ट में रहने से अपने आप को कैसे प्रेजेंट में लेके आ सकते हो, कैसे आप अपने इस गिल्ट को बाहर निकाल सकते हो। तो ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए हम डिप्रेशन के पेशेंट्स के साथ डील करते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन के जो मरीज़ होते हैं, जैसे कि एक पेशेंट थी मेरी जिसके साथ जिसका कोई ब्रेकअप इश्यूज़ हुआ था, और उस ब्रेकअप की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, यहाँ तक कि उसने अपने आप को सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। तो जब वो मेरे पास आई तो उसने मुझे काफ़ी अपनी हर चीज़ बताई कि मैम ऐसे हुआ, और फिर मुझे मरने के ख्याल आए, तो मैंने इस तरह का करने की कोशिश की। तो मैंने उनसे जब बातें की तो मुझे पता चला कि उसने लोगों से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया, अपने आप को अकेले रहना शुरू कर दिया, और हमेशा एक गुस्से में रहना, इरिटेट रहना। फ्यूचर को लेके उसकी कोई होप नहीं थी कि आगे जाके मैं कुछ कर सकती हूँ या आगे जाके कुछ हो सकता है अच्छा मेरे साथ। हमेशा नेगेटिव सोचना, कोई इंसान उसके लिए कुछ अच्छा बोल रहा था तो उसमें भी वो नेगेटिव ही सोचना शुरू कर देती थी। तो इस तरह के सिम्टम्स उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो गए। हमेशा उदास रहना, पढ़ाई में जितनी होशियार थी वहाँ उसकी परफॉर्मेंस भी कम होती जा रही थी। तो हमने यहाँ पे क्या किया उनके साथ कि हमने उनको पहले एक प्रॉपर साइको एजुकेट किया कि भाई ये आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो एक डिप्रेशन की बीमारी है जिसका इलाज संभव है। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, इस चीज़ का इलाज संभव है। फिर हमने उसको जो पेशेंट है उनको बताया सारी चीज़ कि आप इस तरीके से काम करना शुरू करिए, सेशन बाय सेशन। उसके लिए मैंने उनको बोला कि आप डायरी मेंटेन करिए, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंक्लूड करना शुरू करिए, जितना हो उतना अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड सर्कल से बात करना शुरू करिए। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब ये चीज़ें शुरू होती हैं और अगर आप इसको रेगुलर करते हैं, अपने एक हैबिट बनाना शुरू करते हैं, तो डिप्रेशन जैसी बीमारी एक धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाती है। और आप एक प्रैक्टिकली ये सीख जाते हो कि आपको इस बीमारी से डील कैसे करना है, ताकि इन फ्यूचर अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए और आपको लगे कि आप उस बीमारी में, डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, तो आप पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लें और उसके साथ डील करना शुरू कर दें। तो ये एक तरीके से मैंने वहाँ पे टेक्निक्स अपनाई जिससे कि उस पेशेंट को काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ। अच्छा, डिप्रेशन की बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपका स्केल्स भी हैं जो वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हैमडी स्केल होता है, दास है। इन स्केल से भी आप डिप्रेशन को मेज़र कर सकते हैं, उसकी सीवियरिटी को समझ सकते हैं। अब है इसमें कि इसके अलावा जैसे मैंने बताया और कि लोग डिप्रेशन हो या किसी भी तरह की मानसिक बीमारी हो उसको हमेशा इग्नोर करते हैं। ये सोचते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद से कर लूँगा, हो जाएगा, क्यों साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, पता नहीं मैं गया तो साइकेट्रिस्ट के पास तो लोग क्या सोचेंगे। तो ये हमेशा एक स्टिग्मा रहता है जिसकी वजह से लोग अपनी बीमारी को डील नहीं कर पाते हैं। और इस मेन मोटिव हमारे जो वीडियो का यही है कि हम लोगों को अवेयर कर सकें। तो अगर आप अपनी बीमारी को इग्नोर करेंगे, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो किस तरीके से आपको अपनी बीमारी से डील करने में हेल्प कैसे मिलेगी। मेंटल इलनेस एक तरह की नॉर्मल बीमारी है, जैसे कि फ़िज़िकल इलनेस होती है, थायराइड होता है, डायबिटीज़ होती है, हमें कोल्ड होता है, कफ होता है, हम
लोगों के पास जाते हैं, बोलते हैं कि यार मुझे आज ये हो रहा है, वो हमें मेडिसिन देता है और हम उससे क्योर हो जाते हैं। तो वैसे ही डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो या फिर और भी किसी तरह की मानसिक बीमारी हो, कन्वर्जन डिसऑर्डर हो, ये एक तरह की सिंपल मानसिक बीमारियां हैं जिनको हमें ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये हमारे लिए आगे जाके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसको छिपाने की कोशिश मत करिए, इसको जितना हो उतना आइडेंटिफाई करिए, समझिए और ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के पास जाना शुरू करिए। अच्छा, मेनली कई बार ये भी देखा गया है कि लोगों को ये नहीं पता कि हम मानसिक बीमारी के पास किस तरह के डॉक्टर के पास जाएं और किसके पास हमें नहीं जाना है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगी कि डिप्रेशन की जो मानसिक बीमारी है या फिर किसी भी तरह की मानसिक बीमारी है, तो उसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है और किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है। साइकेट्रिस्ट जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं, ट्रेंड होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, जो सिर्फ मेंटल इश्यूज़ पे ही डील करते हैं। तो आपको सिर्फ उन्हीं के पास जाना है जिससे कि वो आपकी बीमारी को प्रॉपर समझें और आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको जो आपके लिए ज़रूरी ट्रीटमेंट है वो उपलब्ध करा सकते हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं जो कि आपकी बीमारी को प्रॉपर थेरेपी के ज़रिए डील करने में आपको हेल्प कर सकता है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन के भी बहुत अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे कि माइल्ड डिप्रेशन होता है, मॉडरेट डिप्रेशन होता है और सीवियर डिप्रेशन होता है। तो रिसर्च ये कहती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को माइल्ड लेवल का डिप्रेशन है तो वो सिर्फ साइकोथेरेपी से भी ठीक हो सकता है, उसके लिए मेडिसिन लेना इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर डिप्रेशन का लेवल ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मॉडरेट डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन है, तो यहाँ पे हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप मेडिसिन लो प्लस साइकोथेरेपी लो, उससे आपको इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी दिखेगा और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और दिमाग में ये क्लियर करके चलना है कि डिप्रेशन एक तरह का सिंपल कॉमन कोल्ड, थायराइड, बीपी जैसी बीमारी है जिसको बताने में, एक्सपर्ट से बात करने में बिल्कुल भी स्टिग्मा नहीं रखना है। ये नहीं सोचना है कि मैं पागल हो गई हूँ, नहीं, ये कोई पागल होने वाली बीमारी नहीं है। ये एक मेंटल इलनेस है जो कि किसी को भी हो सकती है, किसी को भी, मतलब कि डॉक्टर्स को भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है और एक RAS को भी हो सकती है। तो इससे ये नहीं सोचना है कि ये बीमारी ऐसी है जो कि हमें नहीं बताने, ये बताने लायक बीमारी है, ट्रीटमेंट करने बीमारी है, इलाज लेने लायक बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और लोग लेते हैं तो उनको ये इफ़ेक्ट भी करती है। आज ही मेरे पास एक डॉक्टर आई है, MBBS इंटर्न, जो कि पिछले 3 साल से सफ़रिंग कर रही है एंजाइटी और डिप्रेशन से। इनिशियली उसको ये नहीं लगता था कि उसको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी MBBS की ट्रेनिंग में आगे बढ़ी तो उसको ये महसूस हुआ कि ये जो मुझको प्रॉब्लम हो रही है, जिसे मैं सफ़र कर रही हूँ, उसको ट्रीटमेंट की नीड है। तब जाके वो आज मेरे पास आई, तब उसने मुझे खुद ये चीज़ समझाई, बोली कि नहीं मैम, ये जो बीमारी है इसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बोले मैं कई बार ये सोच रही थी कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, पता नहीं क्या सोचेंगे वहाँ पे, लेकिन आज मैंने ये स्टेप लिया और आपसे बात करके समझ में आया कि डिप्रेशन जैसी बीमारी नॉर्मल है जिससे हमें ट्रीटमेंट आवश्यक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनका मैंने देखा है कि उनको भी डिप्रेशन है, जैसे कि आपने दीपिका पादुकोण का नाम सुना होगा और अनुष्का शर्मा हैं, कपिल शर्मा हैं। तो ये लोगों को भी डिप्रेशन रहा है अपने लाइफ में कभी ना कभी। तो जब ये लोग डिप्रेशन जैसी बीमारी से उबर सकते हैं, लोगों को बारे में बता सकते हैं, तो हम लोग भी इस बीमारी पे कंट्रोल कर सकते हैं। इस बीमारी को ट्रीटमेंट के लिए साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि जब सेलिब्रिटीज़ को ये बीमारी हो सकती है तो हम लोगों को भी होना कोई बड़ी बात नहीं है। और ट्रीटमेंट उन्होंने लिया, उन्होंने कोशिश की, साइकोलॉजिस्ट से ली, साइकेट्रिस्ट से लिया और आज वो बेटर जगह पे हैं, तो आप भी ले सकते हैं। अच्छा, कई बार ये देखा है कि डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनके इस सिम्टम्स की वजह से जो उनकी स्किल्स होती हैं, जो उनके
अंदर गुड स्किल्स होती हैं, स्ट्रेंथ स्किल होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं, जिसका वो यूज़ नहीं कर पाते और आगे जाके उनका जीवन बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दीपिका पादुकोण है, आज वो एक टॉप और फेमस एक्ट्रेस है इंडिया की, वर्ल्ड की। तो इमेजिन कि उसने अपनी डिप्रेशन को किस तरीके से ओवरकम किया और किस तरीके से उसने अपने स्किल्स को, अपने कैरियर को, अपने एम को एम्पावर किया कि आज वो इंडिया की, वर्ल्ड की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाती है। तो हम भी ये चीज़ कर सकते हैं, जिसको भी ये बीमारी है या नहीं है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, अपने दिमाग में ये क्लियर करके चल सकते हैं कि डिप्रेशन या मानसिक बीमारी होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई पागलपन की निशानी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैं आगे अब बात करूँगी कि डिप्रेशन की बीमारी को बचने के लिए या डिप्रेशन की बीमारी से डील करने के लिए हम सिंपल बेसिक क्या क्या टिप्स अपना सकते हैं जो कि हमें हेल्पफुल रह सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि डिप्रेशन जैसे पेशेंट होते हैं जिनको सैडनेस जल्दी होती है, उनमें ये देखा गया है कि वो अपने अंदर की जो खूबियाँ होती हैं, अपने अंदर की जो अपने आप को खुश रखने की जो उनकी हॉबीज़ होती हैं, वो उनको नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, वो उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये है कि आपकी जो भी स्किल्स हैं, जो आपको स्ट्रेंथ करती हैं, आपको मजबूती देती हैं, आपको लोगों से कनेक्ट करती हैं, आप अपने उन स्किल्स की एक लिस्ट बनाइए, कॉपी पे लिख लीजिए उनको और उनको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करना शुरू करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को लिखना पसंद होता है, किसी को सॉन्ग सुनना पसंद होता है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को लोगों से बातचीत करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, डिस्कस करने में ज़्यादा मज़ा आता है। रीडिंग, नॉवेल्स पढ़ना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जो उनको स्ट्रेस को रिलीज़ करता है। तो इस तरह की अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने स्किल्स को समझिए और उनको एक नोटबुक पे लिखिए और उनको अपने डे टू डे रूटीन में शामिल करिए, जिससे कि वो आपकी स्किल्स स्ट्रेंथ होगी, आपका स्ट्रेस रेगुलर रिलीज़ होगा और डिप्रेशन के होने की संभावना कम भी होगी। और डिप्रेशन जिनको हो जाता है वो इस टेक्निक्स के ज़रिए, इस टिप्स के ज़रिए अपने आप को डिप्रेशन से कम कर सकते हैं, डिप्रेशन से अपने आप लेवल को कम किया जा सकता है। दूसरा, आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि आप जितना हो उतना लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करो, क्योंकि डिप्रेशन में क्या होता है कि लोग अकेले रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बीमारी के लक्षण ही ऐसे हैं कि वो किसी से बात नहीं करना चाहता, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन आप यहाँ ये सोचो कि आप शेयर नहीं करोगे, आप लोगों से कनेक्ट नहीं होगे, तो आप अपनी बात को कैसे कह पाओगे, कैसे अपने मन को हल्का कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये बोलूँ कि आपके कंधे पे वज़न रख के 20 किलो का और आपको बोलूँ कि आपको 3 किलोमीटर चलना है, तो आप नहीं चल पाओगे तो बहुत दूर नहीं चल पाओगे, थोड़े टाइम में थक जाओगे। लेकिन अगर मैं उन वज़न को एक एक करके कम करती जाऊँ, 20 की जगह 19 कर दूँ, 18 कर दूँ, 17 कर दूँ, तो आपको 3 किलोमीटर चलने में आसानी होगी और आप इजीली चल पाओगे। तो वैसे ही अगर आप लोगों से कनेक्ट रहोगे, लोगों के साथ शेयर करोगे अपने स्ट्रेस को, अपनी प्रॉब्लम को, अपने हैप्पीनेस को, अपनी दिनचर्या को, तो आपके दिमाग के अंदर जो एक अननेसेसरी वज़न रखा हुआ है वो वहाँ से रिलीज़ होगा, आपको अच्छा लगेगा, रिलैक्स रहेगा और लोगों से कनेक्ट रहोगे तो एक गुड फीलिंग डेवलप होना वहाँ से शुरू होगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर सकते हो। आपकी लाइफ में जितने भी लोग मिले आपको, जिन्होंने आपको हमेशा हेल्प किया, हमेशा आपको मोटिवेट किया, तो डिप्रेशन की सिचुएशन में आप उन लोगों को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो कि भाई थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतनी हेल्प की, मुझे इतना मोटिवेट किया, मुझे समझाया। तो ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि आप जितना ग्रैटिट्यूड शो करते हो उतना ही आप अंदर से भी एक गुड फील महसूस करते हो और डिप्रेशन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और अगर डिप्रेशन है तो उसकी सीवियरिटी भी कम हो जाती है।
इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप एक्सरसाइज करो, रेगुलर एक रूटीन बना लो कि मुझे एटलीस्ट आधे घंटे से 1 घंटे एक्सरसाइज करनी ही करनी है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज से हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो माइंड के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं, और अगर वो रिलीज़ होंगे तो आपको अंदर से ही एक हैप्पीनेस फीलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी आपको हेल्प करेगा डिप्रेशन से बचने में और डिप्रेशन की सीवियरिटी को कम करने में। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि हम जितना हो उतना रिसर्च में ये बताया गया है स्पिरिचुअल को लेके, रिलीजन और स्पिरिचुअल को लेके, जैसे कि आज अब देखा जा रहा है कि लोग अपने रिलीजन से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से एक अलग हो रहे हैं। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि जो इंसान जिस धर्म को मानता है, जैसे कि हिंदू धर्म में पूजा की जाती है और मुस्लिम में नमाज़ पढ़ी जाती है, तो ये देखा गया है कि जिस धर्म के इंसान जिस धर्म की एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं, तो उनको डिप्रेशन बीमारी हो या और किस तरह की मानसिक बीमारी हो, उसके होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। और डिप्रेशन अगर है भी तो वहाँ उनको अब डिप्रेशन का लेवल भी कम हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप अपने किसी एक रिलीजन से बॉन्ड बना लेते हो, उनके साथ एक रिलेशनशिप बना लेते हो, तो आप अपने वो एक्टिविटी के ज़रिए, एंगेज के ज़रिए अपने आप को रिलैक्स फील करते हो, अपने आप को बेटर फील करते हो। आपको लगता है कि कोई आपके साथ है हमेशा, जो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएट हो सकता है अपने आप को डिप्रेशन से बचाने के लिए, या फिर सैडनेस से बचाने के लिए, या फिर डिप्रेशन की सीवियरिटी को कम करने के लिए। और साथ ही हम अपने रिलीजन से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं डिप्रेशन की जैसी बीमारी को बचाने, डिप्रेशन से अपने आप को बचाने के लिए या उसके लेवल को कम करने के लिए। इसके अलावा हम जितना हो उतना अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिविटी में इंगेज रखें, जितना हो उतना ऐसी चीज़ें करें जो कि हमें पसंद है करना, जिनसे हमें हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है। एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें हम अपना पूरी दिनचर्या लिखें कि आज हमने क्या किया, कब हमें अच्छा लगा, कब हमें बुरा लगा। तो उससे क्या होगा कि आपने अपनी जितनी भी दिमाग पे स्ट्रेसफुल चीज़ें थी वो आपने कहीं ना कहीं शेयर कर दी, और आपको एक जो आपने लिखा वहाँ से आपको एक समझ में आएगा कि मेरी सोच किस तरह की चल रही है और मुझे किस तरीके से काम करना है। इसके अलावा जितना हो उतना दूसरों को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं उनके छोटे छोटे एफ़र्ट्स से। जितना हम अप्रिशिएट करेंगे उतना ही हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि डिप्रेशन के लोगों को जो दुख होता है वो दुख इस तरीके से कम किया जा सकता है जितना आप लोगों की हेल्प करोगे। तो जब आप दूसरों की हेल्प करते हो तो आपको खुद को भी अच्छा लगता है और सामने वाला भी आपको अप्रिशिएट करता है, तो सैडनेस को कम किया जा सकता है। अच्छा, सैडनेस को कम करने के लिए मैं जोर इसलिए दे रही हूँ कि जो मूड डिसऑर्डर है, जो डिप्रेशन है, उसका जो मेन प्राइमरी जो फैक्टर है, जो सिम्टम्स है, वो मूड से ही कनेक्टेड है। इसमें सबसे बड़ा सिम्टम्स हमारा सैडनेस ही आता है। इसलिए अगर आप अपने मूड को कम करो, अपने लो मूड को इंगेज करना शुरू कर दो, उसको मेंटेन करना शुरू कर दो, तो बड़ी बीमारी होने से या सीवियर लेवल पे पहुंचने से हम अपने आप को पहले ही क्योर कर सकते हैं। तो ये सारी टिप्स हैं जिनसे कि आप अपने आप को सेव कर सकते हो, या थोड़ा सा भी आपको लगे माइल्ड लेवल का कि मुझे सैडनेस डेवलप हो रही है, मेरा मन नहीं कर रहा है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ करके, इन सारी एक्टिविटीज़ को आप अपने दिनचर्या में शामिल करके अपने आप को डिप्रेशन जैसी बीमारी से बचा सकते हो। दूसरों को सजेस्ट कर सकते हो कि भाई तुमको थोड़ा सा अगर ऐसा लग रहा है तो आप ये चीज़ें करिए, या फिर डिप्रेशन का लेवल ज़्यादा है, आप अभी इस सर्कमस्टेंस में है जहाँ पे आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप एटलीस्ट इनके ज़रिए अपने आप को सीवियर लेवल पे पहुँचने से बचा सकते हो। क्योंकि अगर सीवियर लेवल पहुंच जाता है तो बीमारी बहुत गंभीर हो जाती है और लॉन्ग टर्म मेडिसिन चलती है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है, और उसमें कई बार नुकसान पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से आप डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हो अपने ही लेवल पे। लेकिन जहाँ आपको लगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का लेवल हो गया है, तो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना है। वहाँ पे हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है। इट्स अ मेंटल
इलनेस, साइकोलॉजिकल इलनेस लाइक अ कॉमन कोल्ड। इट्स ऐसा नहीं है कि ये कोई एक ऐसी बीमारी है जिसे आप नहीं बताओ, जिसे आप कंसल्ट नहीं करो। अगर नहीं कंसल्ट करते हैं तो आगे जाके बड़ी बीमारी बन सकती है। ऐसा देखा गया है कि जितने भी सुसाइड हुए हैं उनमें मेन फैक्टर डिप्रेशन ही होता है। हार्ट अटैक, मोस्टली जितने भी हार्ट अटैक होते हैं उनमें भी मेन फैक्टर डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से साइलेंट हार्ट अटैक आते हैं। ऑन द स्पॉट पर्सन की डेथ हो जाती है, और डेथ एक अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। तो इस तरीके से आप डिप्रेशन से डील कर सकते हैं। जितना हो उतना इन चीज़ों को, मेंटल बीमारियों को समझने की कोशिश करिए। साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। जितना हो उतना अपनी प्रॉब्लम को बताइए, जिससे कि लोग इन चीज़ों को, जिससे कि आपको डिप्रेशन की बीमारी को समझ सकें। फैमिली को भी यहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस पर्सन को डिप्रेशन है उस पर्सन को समझने के लिए फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली को समझ में ही नहीं आता है, उनको ये लगता है कि डिप्रेशन क्या है, कुछ नहीं है, उदास क्यों है, सब चीज़ तो है इसके पास, आराम से रहना, खाना पीना, फिर इसको क्या डिप्रेशन हो सकता है। बिल्कुल नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सब तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है फिर भी आपको डिप्रेशन ना हो। अगर किसी भी तरह का स्ट्रेस है जिससे आप डील नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनली आप डील नहीं कर पा रहे हैं, तो सब फैसिलिटीज़ के होते हुए भी डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल इलनेस डेवलप हो सकती है। तो फैमिली को भी ये चीज़ समझनी है कि हमें हमारे साथ में जो रह रहा है उसके व्यवहार को, उसके बोलने के तरीक़ों को, चलने के तरीक़ों को थोड़ा सा देखें, समझें कि उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा है, क्योंकि वहीं से हम बीमारी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये नहीं है कि ये डिप्रेशन कुछ भी नहीं है, ऐसे नहीं, डिप्रेशन बीमारी है जिसको जितना जल्दी वो कंसल्ट करना उतना ज़्यादा और उतना जल्दी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उतना जल्दी इसका इफ़ेक्ट भी आ सकता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी है कि देखा गया है कि लोगों को ऐसा लगता है कि डिप्रेशन तो बड़े लोगों की बीमारी है। बिल्कुल नहीं, डिप्रेशन छोटे बच्चों में भी डेवलप हो सकता है और एडोलसेंट लेवल पे भी हो सकता है, मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है। इसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि भाई बड़े लोगों को ही ये होता है, डॉक्टर्स को भी हो सकता है और RAS को भी हो सकता है। मेरे पास एक पेशेंट थी जिसकी एज 18 साल से भी कम थी और वो डिप्रेशन से सर्वाइव कर रही थी। तो आप अपने बच्चों को भी इस तरीके से ऑब्ज़र्व करिए कि उनको ये ना लगे कि कोई हमें ऑब्ज़र्व कर रहा है, लेकिन अगर उनमें कुछ भी बिहेवियर या साइकोलॉजिकली कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो आप उनको समझ सकें और उनकी नीड के अकॉर्डिंग आप उनको ट्रीटमेंट दे सकें। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप क्या क्या इंटरवेंशन हम अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, जो कि उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर थेरेपी हुई या कॉग्निटिव थेरेपी हुई वो आपको ट्रीटमेंट अवेलेबल करा सकता है। जो मैंने आपको टिप्स बताए उन टिप्स को आप अगर रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको डिप्रेशन की बीमारी की संभावना कम हो सकती है, और जिनको डिप्रेशन है वो अपने उस डिप्रेशन को भी धीरे धीरे करके ओवरकम कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।